नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज 10 बजे के बुलेटिन में बात होगी यूपी जिला पंचायत चुनाव की और चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। रिजल्ट सबके सामने है। जिलों के किलों पर बीजेपी का कब्जा हुआ है और विपक्षियों का मैदान बीजेपी ने समेट दिया है। बीजेपी ने 75 में से 67 सीटों पर जीत हासिल की है। यह बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी को कुल 6 सीटें ही मिल पाई हैं, जबकि अन्य को 3 सीटें मिली। खास बात यह थी कि बीजेपी के 21 प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए थे, जबकि कल आए नतीजों के बाद 53 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। बीजेपी जहां इस जीत से गदगद है, खुशी की लहर बीजेपी में, वहीं विपक्षी समाजवादी पार्टी और दूसरे दल सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का लगातार आरोप लगा रहे हैं। कल से ही जिला पंचायत चुनाव के इस नतीजों को यूपी विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है और अब सवाल यहां पर यह उठता है कि जीत के मायने क्या हैं, वही हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टक्कर कांटे की बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में थी, लेकिन बीजेपी विपक्षी पार्टियों से बहुत आगे निकल गई है। 75 में से 67 सीट अपने नाम कर ली है। बीजेपी को 44 जिलों में जीत मिली है। आप देखिए, 75 में से 44 जिलों में बीजेपी ने अपना शानदार तरीके से परचम लहराया है। यूपी जिला पंचायत में बीजेपी ने अपना परचम लहराते हुए आप देख रहे हैं कि दायरा विपक्षियों को कितना समेट दिया है। एसपी को केवल 6 सीटें मिली हैं, आरएलडी के खाते में 1 गई है। इन चुनावों में बीजेपी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है और बीजेपी का जो आत्मबल है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आत्मविश्वास है, वो काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम कार्यकर्ता और बीजेपी के तमाम बड़े नेता काफी खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही ये परिणाम आए जिला पंचायत अध्यक्ष पद के, और उन्होंने ट्वीट करते हुए पूरा श्रेय जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे दिया। देखिए, 2 चीजें साफ हैं। अगर हम लोकसभा चुनाव जीतते हैं या विधानसभा चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम पे आता है। तब उन्होंने मांग की थी कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। इस बार बैलेट पेपर से चुनाव है तो अब वो प्रशासन पे आरोप लगाने लग गए। यानी भारतीय जनता पार्टी जीते तो कभी ईवीएम पर और कभी प्रशासन पर आरोप लगाना, और समाजवादी पार्टी जीते तो उनकी मेहनत हो गई। ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। एक एक कार्यकर्ता लगा है और उसका परिणाम हमारे सामने आया है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि कार्यकर्ताओं की मेहनत 2022 में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में यही ट्रेंड आगे बढ़ा करके लेकर चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने जब पंचायत चुनाव में मतदान किया था, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों को बड़ी संख्या में जिताया, और जो चुनाव हो रहे बोर्ड के गठन के लिए इतना पैसा, प्रशासन का दबाव और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जिलाधिकारियों को और पुलिस कप्तान को खुली छूट दे दी है कि उन्हीं के पक्ष में परिणाम निकले। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे और साथ ही अखिलेश यादव को आपने सुना। जीत का श्रेय योगी ने दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और साथ ही विपक्षियों पर साधा निशाना। वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गड़बड़ी की है। आगे बढ़ रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर भी पलटवार कर दिया है। योगी ने कहा कि ओवैसी हमारे देश के एक बड़े नेता हैं, ओवैसी की चुनौती स्वीकार करते हैं। ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं और देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना एक जनाधार है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और चलिए आपको जल्दी से सुनवा देते हैं कि ओवैसी की तरफ से क्या कुछ कहा गया। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। कई बड़े सवाल हैं चर्चा में, हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं और साथ ही न्यूज़ 24 संवाददाता भी। कुंदन सिंह दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं और मानस श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही राकेश त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन और सुभाजीत सिंह जी स्टेट प्रेसिडेंट हैं आम आदमी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल लखनऊ से ही लेना होगा मुझे और मैं आपके पास आ रही हूं सीधे। मानस,
टफ फाइट थी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में, जब कल तक हमारी और आपकी बात हो रही थी। लेकिन जैसे ही परिणाम आया, तस्वीर एकदम बदल गई। मतलब विपक्षी पार्टियों का दायरा एकदम समेट दिया है बीजेपी ने इन चुनावों में। देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि 22 सीटों पर पहले ही बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी थी, उसके बाद से ये आरोप लगने लगे थे कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है और जो उम्मीदवार हैं या तो उनको चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है या फिर उनको धमकाया जा रहा है। चूंकि सदस्य चुनाव इस चुनाव में उनकी भूमिका होती है, लिहाजा ये भी आरोप लगे कि जो सदस्य हैं उनकी भी खरीद फरोख्त हो रही है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। कुछ इस तरीके के मामले भी सामने आए, लेकिन जो परिणाम है वो सबके सामने है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। बीजेपी जिला पंचायत चुनाव में, अध्यक्ष के चुनाव में 67 सीटें जीत करके नंबर 1 की पार्टी है। समाजवादी पार्टी और खासतौर से कांग्रेस, ये दोनों अपने जो उनके गढ़ थे उसमें भी वहां पर चुनाव नहीं जीत सकी और निश्चित तौर पर ये इस बात को कहीं ना कहीं साबित करता है कि जिस तरीके की पकड़ होनी चाहिए थी, उस तरीके की पकड़ या उस तरीके की रणनीति बनाने में कहीं असफल रहे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा इस चुनाव के परिणाम आने के बाद, कि जो ये कहा जा रहा है कि ये सत्ता का सेमीफाइनल है, विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है, तो एक जर्नलिस्ट के तौर पर जो हमारा अनुभव रहा है और जो तमाम हमारे दूसरे साथी जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से आए हैं, कभी ये भी विपक्ष में थे, इन्होंने भी ऐसा ही आरोप लगाए थे, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। उन्होंने कहा कि जब भी पंचायत चुनाव हुए तो ये कहा गया कि सत्ता का दुरुपयोग किया गया और जो पार्टी जीती उस वक्त सत्ता में थी, उसने कहा कि ये सेमीफाइनल है और हम विधानसभा चुनाव जीतेंगे। लेकिन आप पिछले तमाम परिणाम उठा के देख लीजिए, पंचायत चुनाव जीतने के बाद उन पार्टियों का क्या हाल हुआ, वो सत्ता से बेदखल हुए। बिल्कुल। तो आखिर उस वक्त ऐसा क्या हुआ था जब पंचायत चुनाव हुए, जब जीते गए, तब कहा गया कि हम सेमीफाइनल जीते तो फाइनल भी जीतेंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। तो कहीं ना कहीं विचार करने की जरूरत है कि जब भी जो भी पार्टी सत्ता में होती है, ये पंचायत के चुनाव हमेशा उसके ही पक्ष में जाते हैं, लेकिन कभी भी वो विधानसभा चुनाव में परिणाम नहीं दे सके। लिहाजा इसको मैं सत्ता का सेमीफाइनल मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। विधानसभा चुनाव भी ज्यादा वक्त नहीं बचा है, कौन जनता के बीच है कौन नहीं है, मुद्दे क्या है, जनता किसको चुनेगी किसको नहीं चुनेगी, ये आने वाला जो विधानसभा का चुनाव 2022 में जिसके नतीजे आने हैं वो तय कर देंगे। बिल्कुल मानस, आपने बहुत बड़ी बात कही है और ये सच भी है। 2011 की बात करें पंचायत चुनाव की, तो बीएसपी को मैंडेट मिला और 2012 में सरकार चली गई। 2015 में समाजवादी पार्टी को बहुत अच्छा इसमें मैंडेट मिला था पंचायत चुनाव में, तकरीबन हर सीट पर पद पर उन्हीं का ही कब्जा था, लेकिन 2016 में सरकार चली गई। 2021 में बीजेपी को अब काफी अच्छा इसमें मैंडेट मिला है, सभी पदों पर तकरीबन जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं वहां पर बीजेपी का दबदबा है, या मैं यूं कहूं कि जो विपक्षी पार्टियों के गढ़ थे उनमें भी सेंध मार दी है। अब कुंदन, इस बात को कैसे देखा जाए? बिल्कुल इस बात को वैसे ही देखा जाए जैसे मानस ने बताया, क्योंकि ये बात सत्य है कि लोकल बॉडीज के चुनाव में खासकर अगर एक दो स्टेट देश का छोड़ दे, पश्चिम बंगाल में जरूर है कि पंचायत से लेकर हर चुनाव पार्टी लेवल पे होती है, पार्टी सिंबल पे लड़ती है, लेकिन देश के दूसरे राज्यों में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि विधायक, सांसद, जो भी स्थानीय नेता होता है उनका एक प्रभाव होता है और प्रशासन भी प्रभाव में आता है, ये बात कोई नई चीज नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि जिस तरह के ऑपोजिशंस के लोग आरोप लगाते हैं और जिस तरह के जो भी आप ब्लॉक लेवल के चुनाव करें, पंचायत लेवल के चुनाव करें, जिला स्तर के चुनाव करें, उनको भी पता है कि उनके पद की महत्ता तभी है जब वो सत्तारूढ़ पार्टी के साथ मिलकर है, उनके साथ विधायक, उनके साथ सरकार के मंत्री, अधिकारी और जो सांसद है वो हो, तभी वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते हैं। जो भी डेवलपमेंट्स का प्रोजेक्ट है, जो भी ठेके और जो तमाम चीजें ली जाती है, आप सबको पता है कि एक तरह से ये पैरेलल पॉलिटिकल सिस्टम हो चुका है। जिस तरह से विधायक, सांसद का कोटा होता है, उसी तरह ग्राम पंचायत का कोटा है, ब्लॉक प्रमुख का कोटा है, जिला पंचायत प्रमुख का कोटा, ये तमाम अलग अलग चीजें हैं। जहां तक अगला साल होने वाले चुनाव का सवाल है, बात सही है कि अलग अलग पार्टी अपने तरीके से अपना स्ट्रेंथ शो करेगी, अपने को रीएनर्जाइज करेगी और ये कोशिश करेगी कि कम से कम एक माहौल बनाने की कोशिश की जाए और ये संदेश देने की कोशिश की जाए बिल्कुल कि जो सबसे नीचे का एक तरह से चुनाव है और सबसे नीचे का जो राजनीतिक समझ है वो उनके पक्ष में है और वो दर्शाता है कि वही ट्रेंड रहा तो विधानसभा चुनाव में भी उनकी चीजें होगी। हालांकि वो ट्रेंड बदल गया, हर बार कुंदन आपने देखा भी था कि ये ट्रेंड बदलता रहा है। तरीके से होता है, विधानसभा के चुनाव तीसरे तरीके से होता है और
पंचायत और तरीके से बिल्कुल होता ठीक है कुंदन, मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन सवाल यह भी है कि विपक्षी पार्टियां अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाई, क्या वजह रही? राकेश त्रिपाठी जी, आपकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, 67 सीटें आपने जीत ली हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी इस जीत को कैसे देख रही है? हतोत्साहित तो नहीं है इस जीत को लेकर? बीजेपी हतोत्साहित क्यों होगी? बीजेपी तो बहुत उत्साहित है। हम ये मानते हैं कि जिस तरह से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की गांव के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए जिस तरह की नीतियां हैं और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने उनका क्रियान्वयन किया है, जिस तरह से उसको लागू किया है, इसलिए आज गांव में जनाधार भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। और यही कारण है कि पंचायत के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार पूरे प्रत्याशियों को समर्थन देकर के हम चुनाव मैदान में आए, तो ये इस प्रकार का एक परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पूरे पक्ष में गया। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि कोरोना को जिस राजनीतिक मुद्दा बनाने का जो प्रयास विपक्ष कर रहा था, वो पूरी तरह से खेत रहा है। समाजवादी पार्टी का जो गढ़ माना करते थे, वो कन्नौज हो, फिरोजाबाद हो, मैनपुरी हो, बदायूं हो, पूरी तरह से पराजित हुए हैं। और आप देखिए कि कांग्रेस की एकमात्र सीट उत्तर प्रदेश में सोनिया गांधी जी की रायबरेली है। रायबरेली में कांग्रेस अपने कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाई। रायबरेली में कैंडिडेट नहीं मिले नहीं लड़ाने के लिए, तो जीत कहां से सकते हैं? पूरी तरह से कांग्रेस साफ हो गई है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहरा करके ये स्पष्ट कर दिया है कि विधानसभा के चुनाव में किसी राजनीतिक दल के लिए कोई भी स्पेस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो गरीबोन्मुखी योजनाएं हैं, जो हमने गरीबों के लिए काम किए हैं, नहीं, मैंने हतोत्साहित इसलिए बोला था शब्द क्योंकि विपक्षी पार्टियां ऐसा ही मानती हैं। आप पर गड़बड़ी का आरोप लग रहा है बड़ा। ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोची जैसी कहावत है। जब हार जाते हैं विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, तो ईवीएम पर दोष ठहराते हैं। आज पंचायत के चुनाव में हार गए तो प्रशासन को दोष ठहराएंगे। अरे आत्ममंथन कब करेंगे? आत्मचिंतन कब करेंगे? क्यों नहीं बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी के आज प्रियंका वाड्रा जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी है, क्यों नहीं 1.5 साल से उत्तर प्रदेश में आई हैं? इस सवाल का जवाब कौन देगा? सोनिया गांधी जी पूरे कोरोना काल में रायबरेली की जनता को अकेला छोड़ दिया, इस सवाल का जवाब कौन देगा? समाजवादी पार्टी ने 11 जिलाध्यक्षों को अपने बर्खास्त कर दिया जब चुनाव चल रहा था, इस सवाल का जवाब कौन देगा? आप अपना संगठन ठीक नहीं कर पा रहे हैं, आपकी नीतियां ठीक नहीं है। आप वैक्सीन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो भाजपा की वैक्सीन है। आप जनता के साथ खड़े नहीं हैं, हर मुद्दे पर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। आप जब जनता के मुद्दों के साथ जुड़ेंगे नहीं, जनता के साथ खड़े नहीं होंगे, उसको हर मुद्दे पर राजनीति करेंगे, तो परिणाम इसी तरह के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन तंत्र उत्तर प्रदेश में आज स्वतंत्र देव सिंह जी अध्यक्ष के नाते जिस तरह का संगठन तंत्र खड़ा किया है हमने, जिस तरह का प्रवास किया है हमने, सभी जातियों को जिस तरह से साथ जोड़ा है, सरकार की योजनाओं को जनता के साथ जिस तरह पहुंचाया है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने पंचायत चुनाव के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया है, उसका परिणाम यह है। और आज उसको आप लोकतंत्र के इस परिणाम को माखौल उड़ावे, आप उसको ये कहने की धांधली हुई है। मैं जवाब ले लेती हूं, हार स्वीकार करिए। ठीक है राकेश जी। सुरेंद्र राजपूत जी वो कह रहे हैं कि आप हतोत्साहित बीजेपी नहीं है, आप लोग हैं, लोकतंत्र का माखौल उड़ा रहे हैं। और सुरेंद्र जी ये क्या हुआ? रायबरेली में बीजेपी घुस गई, आपका गढ़ है वो, सोनिया गांधी की जमीन वहां पर, सोनिया गांधी की एक अलग पहचान, उनकी मजबूती, वहां बीजेपी का जीतना क्या आपके लिए झटका नहीं है? ये विपनेश जी कहते हैं ना कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है, और मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। सत्ता के अहंकार से ग्रसित होकर के जब लोग विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाने लगते हैं अपनी जीत के बाद, तो तब पता चल जाता है कि वो अपनी जीत से कितने हतोत्साहित है। आपने बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया कि ये लोग हतोत्साहित हैं। इसी वजह से बगैर लाग लपेट के ये लोग विपक्षियों के ऊपर आरोप पे आरोप लगाते जा रहे हैं। आप ही लोगों ने कहा था जब चुनाव 2 तरीके के हुए, जब जनता ने सीधे चुना तब भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी, पूरी तरीके से आपके सामने है। और जब इनडायरेक्ट चुनाव हुए, उन प्रतिनिधियों के ऊपर साम दाम दंड भेद, डीएम एसपी दरोगा, इन्होंने अभी योगी जी ने कहा, आप ही के चैनल पे मैं सुन रहा था कि एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जीत है, तो बिल्कुल इन्होंने सही कहा। इनका एक एक डीएम, एक एक एसपी, एक एक दरोगा और एक एक तहसीलदार कानून को सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो गए थे। और जितने लोगों जीते हैं उनको मैं बधाई देते हुए कह रहा हूं कि वो सारे के सारे लोग डीएम, एसपी और दरोगा के प्रति जवाबदेह होंगे। राकेश त्रिपाठी जी की भाजपा के कार्यकर्ता के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। ये जितने जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, इनको इस बात को जान लेना चाहिए। आज जो है ना,
जिस तरीके की बात कर रहे हैं, 2015 में राकेश त्रिपाठी जी सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के बयान उठा लीजिए, अभी निकाल लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस वक्त ये लोग क्या कह रहे थे। इसी तरीके की चीजों पर कहते हैं ना कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। भाई हमारे 22 जीते थे रायबरेली में और हमने 22 हमारे वोट पड़े वहां पर। उस चीज को देखिए, हमने खरीद फरोख्त में हम भरोसा नहीं रखते। जिस तरीके के रुपए का, धन बल का, आप बाहुबल खरीद का, फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं क्या जिला पंचायत चुनाव में? पूरी तरीके से अरबों रुपए, करोड़ों रुपए पानी की तरीके से बहाए योगी जी राकेश जी, सिर्फ मोदी जी को चुनौती देने के लिए। देख रहे मोदी जी को चुनौती देने के लिए योगी जी जो है कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है देश में भ्रष्टाचार के नए नए नित्य मानदंड खड़े कर देने वाले, भ्रष्टाचार घोटालों का अंबार लगा देने वाले, सबसे ज्यादा जिनके पास भ्रष्टाचार का पैसा है, वो आरोप लगा रहे हैं कि खरीद फरोख्त हो गई और कांग्रेस पार्टी पीछे छूट गई खरीद फरोख्त करने में। अरे सच स्वीकार करिए कि जिस दिन आपके टिकट घोषित होने चाहिए थे, आप टिकट तय नहीं कर पाए। नॉमिनेशन के बाद आपने कहा कि ये कैंडिडेट हमारा है, ये कैंडिडेट हमारा है। आप नॉमिनेशन के पहले सूची तक जारी नहीं कर पाए। संगठन आपका है नहीं, आप जवाब क्यों नहीं देते हैं? चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि काफी टफ मुकाबला था आपकी पार्टी और बीजेपी के बीच में, लेकिन क्या हुआ? पिछली बार तो आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन 2021 में कहां रुक गए आप? आपके भी कई ऐसे गढ़ हैं जहां पर बीजेपी ने सेंध कर दी है। वहां देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है वो जनता चुनती है। तो जिला पंचायत सदस्य सबसे ज्यादा किसके जीते? समाजवादी पार्टी के जीते, भारतीय जनता पार्टी के तो जीते नहीं। जब जिला पंचायत सदस्य सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के जीते तो अध्यक्ष भी उनके बनने चाहिए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, जैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, उनके डीएम, एसपी, कमिश्नर और जाके वहां पे तांडव मचाने लगे। उनको लगा कि उनके असली कार्यकर्ता वही है, वही उनको जिताने की उन्होंने जिम्मा ले लिया। और उस जिम्मा लेने के बाद उन्होंने जो तांडव किया, किस तरह से समाजवादी पार्टियों के घरों पे बुलडोजर चलाना, उन पे एफआईआर करना, उनको डराना, धमकाना, उनको वोट नहीं डालने देना, मतदान केंद्र तक पहुंचने नहीं देना, नॉमिनेशन नहीं करने देना। जो नॉमिनेशन करके गया है वो आपने बागपत में देखा, एक नॉमिनेशन करके गया है, दूसरी एक फर्जी नॉमिनेशन वापस लेके जा रही है, फर्जी लोग पहुंच जा रहे हैं वोटिंग करने के लिए। तो आपने इतना अंधेरगर्दी कब देखा? डीएम का वीडियो आपने वायरल देखा। डीएम क्या कर रहे थे? डीएम साहब कह रहे थे कैमरा ऑफ कर दिया जाएगा, उसके बाद क्या होगा वो बोलने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो चला दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा, दुनिया देख लेगी। तो क्या डीएम, एसपी आप कार्यकर्ता हो गए? ये संवैधानिक जिम्मेदारी भूल गए? ऐसे लोगों पे तो आप ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठा रहे हैं। सुनिए, नहीं मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह की इनके अधिकारी की भाषा शैली थी, जिस तरह से एसपी और डीएम मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए जा रहे थे, क्या ये संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात कर सकते हैं? ये हरकत कर सकते हैं? इससे साफ जाहिर होता है कि कौन कार्यकर्ता था उनका और कौन उनके लिए काम कर रहा था और किस तरह की हिंसा हुई है यहाँ पे। मैनपुरी, रामपुर, बदायूं, आजमगढ़, तो भदौरिया जी आपके गढ़ हैं, आपका दबदबा है। अरे आजमगढ़, यहाँ बीजेपी ने आपको हराया है। आजमगढ़ में भी हम, अरे यहाँ मेरी आजमगढ़ हम जीते हैं। आप भी पढ़ लिख के बैठा करो कम से कम। आप तो कमाल करते हैं, धुन में इतना भूल जाती है आजमगढ़ कौन जीता है। अरे अनुराग जी, आपकी यही दिक्कत है, जब जवाब नहीं होता तो एंकर पे सवाल उठा दीजिए। हर एंकर से आप लड़ते रहिए। बोला, मैं चैलेंज करता हूँ। ये आपके गढ़ नहीं है क्या? आजमगढ़ कौन जीता है? आजमगढ़ जीता है? कौन जीता आजमगढ़? बेकार की बात कर रहे हैं बैठ के। कौन जीता है आजमगढ़? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए। अरे रामपुर, बदायूं, रामपुर में हारे हैं नहीं हारे? रामपुर बदायूं पे, हाँ, तो मैं जवाब हारे हैं नहीं हारे हैं? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। अरे मुझे चैलेंज करने से अच्छा है बीजेपी को आप करते। आप आजमगढ़ बोल रही थी तो मैं आपको चैलेंज नहीं करूंगा। आप झूठ बोलेंगे टीवी बैठ के, कमाल कर रही हैं आप भी बीजेपी की कार्यकर्ता हो रही है क्या? अरे ये आप फालतू की बातें मत कीजिए, जो मैंने सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। आजमगढ़ क्यों बोलेंगे? अरे ये देखिए, ये हतोत्साहित आप हो रहे हैं, हतोत्साहित आप हो रहे हैं। आप हो रही हैं, मैं नहीं हो रही हूँ। आप टीवी पर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। एक मिनट, आजमगढ़ क्यों बोला? मैं आपसे एक मिनट, चलिए ठीक है राकेश जी, एक मिनट रुकिए भदौरिया जी, बात कर रही हैं आप भी। राकेश जी आजमगढ़ बोल देंगे आप। एक मिनट रुक जाइए राकेश जी। मैं आ रही, सुरेंद्र जी उंगली उठा रहे। सुरेंद्र जी जरा बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? देखिए, दो तीन बातें बड़ी स्पष्ट हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से शासन का, सत्ता का, पैसे का, प्रभाव का, धन बल का, बाहुबल का और डकैती के बल का दुरुपयोग किया है ना विपनेश जी, उसमें तो 150 सीटें जीत जाते।
एक एक जिले में 2-2 सीटें कर ले, जाकर के आजमगढ़ भी जीत ले, रायबरेली भी जीत ले। भाई सच बात यह है कि ये सब जीत सकते हैं। कहते हैं ना कि जब किस वो होता है ना कि एक बड़ा पुराना मुनव्वर राणा साहब ने मैं एक मिनट आजमगढ़ का करेक्ट, एक मिनट रुकिए दर्द हूं मरने पे बेटा। सुरेंद्र जी एक मिनट रुकिए जरा, मुझे लग रहा है कि ठीक है, भदौरिया जी कह रहे हैं कि एक आंकड़ा मेरा गलत हो सकता है, मैं उसके लिए अभी अपने सहयोगी मानस का रुख करूंगा। देखिए लगातार चर्चा जारी है पंचायत चुनाव 2022 का सेमीफाइनल माना जा रहा है और इसमें बीजेपी की भारी जीत हुई है। आप देख रहे हैं कि बीजेपी ने परचम लहराया है, 75 में से 67 पद जीत लिए हैं। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से इतिहास रहा है कि जिसने पंचायत चुनाव जीते हैं वो मेन विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें पार्टियां हार गई हैं। तो क्या यह इतिहास फिर से दोहराया जाएगा? लेकिन क्योंकि बीजेपी गदगद है, उन्होंने कहा है कि 2022 में ये जो रिजल्ट आया है इससे हमें मजबूती मिलेगी और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि विपक्षी पार्टियों में भी कड़ा मुकाबला था, तो विपक्षी पार्टियां कहां रह गई? अनुराग भदौरिया जी, आप सही कह रहे हैं कि एक आंकड़ा मेरा गलत था आजमगढ़ वाला। आपके विजय यादव जी जीते हैं, यहां से विजय यादव जी जीते हैं, 84 में से 79 मत पाकर उन्होंने जीत दर्ज की है। लेकिन ठीक है, बाकी जगह क्या हुआ सर? तो बाकी जगह वही बता रहा हूं ना, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इनके नेता के रूप में काम कर रहे थे। अगर बदायूं की आप बात करें तो बदायूं में इन्होंने 14 लोगों को असिस्टेंट दिया। बताइए, जो उनको ना बीमार है ना कुछ, उनको असिस्टेंट दे रहे हैं। जो सदस्य हैं उनको असिस्टेंट दे रहे हैं, वो अंदर तक जाएंगे वोट डलवाने के लिए। तो इसका मतलब क्या होता है आप ही जान। हम असिस्टेंट मांग रहे हैं तो असिस्टेंट तो छोड़ो, हमें मतदान तक जाएंगे, अंदर डलवा के आएंगे। ये तानाशाही नहीं तो क्या है? इसी तरह से आपने मैनपुरी में किया, इसी तरह से आपने बहराइच में किया। कहां नहीं किया आपने तांडव? आप तांडव कर रहे हैं। डीएमएसपी के साथ मिलकर आपने सुपारी रखी है कि आपको जिताना है, जिता के इन अध्यक्षों को भेजना है। चूंकि हमें मार्केटिंग इवेंट और मीडिया के माध्यम से परसेप्शन बदलना है। अच्छा, हमारे यहाँ पे जिससे कोरोना से उत्तर प्रदेश में और मैं एक सवाल पूछूं आपसे अनुराग जी, आपको कड़वा लगेगा, महिलाओं पर अत्याचार कड़वा लगेगा कि पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें आपकी भारी जीत हुई थी, उसमें ब्यूरोक्रेसी की कोई दादागिरी नहीं थी, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। तब तो बीजेपी ने ये सवाल नहीं उठाया था, आप बीजेपी पर ये सवाल उठा रहे हैं। मैं इसका जवाब राकेश जी से लेना चाह रही हूँ। राकेश जी, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि सदस्य उनके जीते तो अध्यक्ष पद पर भी उनकी ही जीत होनी चाहिए थी, लेकिन आप पर वो गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। जवाब दे दूं ना, कमाल की बात राकेश जी से ईमानदारी से पूछ लीजिए कि 2015 में उन्होंने क्या आरोप लगाए। आप ही कमाल करिए, कमजोर था। अरे बराबर सबको मौका देना पड़ेगा ना अनुराग जी। फिर आपसे अभी मेरा काउंटर है, फिर आपके पास आऊंगी। ये सवाल समाज। अरे ठीक है, एक एक करके आप तो ऐसे लग रहे हैं आप हमेशा एंकर से ही लड़ने लगते हैं। अनुराग जी, आप हमेशा एंकर से ही लड़ने लगते हैं, ये क्या बात हुई? अरे एक मिनट रुकिए, मैं आपके पास आ रही हूँ, एक एक करके बात करते हैं ना। एक मिनट रुक जाइए, एंकर से लड़ने का कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। आपकी स्ट्रेटेजी है कि ना जवाब ना हो तो एंकर से भिड़ जाएं आप। बोलिए जरा। तो सवाल ये आपने मुझसे पूछा कि पिछली बार तो मैं बता रहा हूं हार के कारण। अरे ये सवाल मैंने राकेश जी से पूछा, एक मिनट रुक जाइए। बोलिए राकेश जी। देखिए विपनेश जी, मैं एक बहुत सामान्य सा सवाल है, जनता भी समझ जाएगी इस बात को कि इटावा में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट अनअपोज्ड हुआ है। अनुराग भदौरिया ये कह रहे हैं कि सदस्यों की उनकी जीत हुई जिला पंचायत सदस्यों में, और इसीलिए उनके ही अध्यक्ष पद पर भी उनकी जीत होनी चाहिए थी। इसीलिए वो आरोप लगा रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी आपके अंडर है। अब ब्यूरोक्रेसी पर आपका दबदबा चला, एसपी हंस रहे हैं, पुलिस वाले हंस रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी सच स्वीकार नहीं करना चाहती है। आपकी डिबेट देख रहे दर्शक इस बात को अपने आप समझ जाएंगे कि इटावा में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट अनअपोज्ड हुआ है, निर्विरोध जीता है। तो क्या वहां दरोगा की लाठी में दम नहीं था? क्या वहां एसपी और डीएम कमजोर थे, इसलिए इटावा में अनअपोज्ड हो गए? इनके कैंडिडेट आजमगढ़ में जीते हैं, ये एटा में जीते हैं, ये संत कबीर नगर में जीते हैं, बलिया में जीते हैं। तो क्या यहाँ पर दरोगा की लाठी में कमजोरी थी? डीएमएसपी कमजोर थे? कैसे तर्क करते? जहां जीते हैं वो इनके कार्यकर्ता। ठीक है, मैं जल्दी से एक रिएक्शन ले लेती हूं, आप बोलिए। अनुराग जी, आप जवाब दीजिए। अरे आप सच स्वीकार करो, आप स्वीकार करो कि बदायूं हार गए हो, आप सच स्वीकार करो कि मैनपुरी हार गए हो, आप सच स्वीकार करो कि कन्नौज हार गए हो। आपके पीछे जमीन नहीं है, आप सच स्वीकार क्यों नहीं करना चाहते हैं?
सर स्वीकार करिए कि अखिलेश यादव को अब नेता मानने को तैयार नहीं है। कैसे कर सकते हैं? स्वीकार करिए इनको लगा अखिलेश यादव जी ने अपनी जमीन की पकड़ खो दी है। सर स्वीकार करिए कि मुलायम सिंह यादव को नेता मानने वाले लोग आज अखिलेश यादव को नेता मानने को तैयार नहीं है। सच को स्वीकार नहीं करेंगे, इससे भी ज्यादा बुरी पराजय होगी। विधानसभा के चुनाव में आपकी पूरी तरह पराजय होने जा रही है। यही सच स्वीकार नहीं किया कांग्रेस ने, और आज चला दिया है कि कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में कैंडिडेट नहीं मिले, इनके हिस्सा का वीडियो चला दीजिए। अगली बार कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे। यही अहंकार भारतीय जनता पार्टी का लोग स्वीकार नहीं किया, आत्मचिंतन नहीं किया, आत्ममंथन नहीं किया, जनता के साथ नहीं हुए। इसी अनुराग जी, राकेश जी कह रहे हैं जहां जिन जिलों में आपकी जीत हुई है वहां पर क्या एसपी की दबंगई नहीं थी? वहां पर क्या धांधली नहीं हुई? और जहां हार गए वहां पर धांधली भी हुई है, एसपी की दबंगई भी हुई है। ये क्या बात हुई? एक मिनट रुक जाइए सभाजीत जी, काफी एक मिनट रुक जाइए। सभाजीत जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैंने एक भी सवाल उनसे नहीं पूछा है अभी भी। सभाजीत जी एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा धैर्य रखिए। अनुराग जी ऐसे नहीं होती है डिबेट, अरे डिबेट ऐसे नहीं होती है, आपके हिसाब से नहीं चलेगी डिबेट। रुक जाइए सभाजीत जी, आप भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, कई मुलाकातें आपकी भी चल रही हैं, तो ये पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी शुरू से कहती आ रही है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव ये सीधे जनता से होने चाहिए। और ये बात योगी आदित्यनाथ जी ने भी कही थी कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के अध्यक्ष और प्रमुख के चुनाव जनता से होंगे। लेकिन उसके बाद सरकार और मुख्यमंत्री जी अपनी बात से पलट गए। जनता के जरिए जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव हुए और जिस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। लेकिन जब सरकारी तंत्र के दुरुपयोग करके धनबल और बाहुबल के सहारे जिला पंचायत के सदस्यों को डरा धमका के वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीती है, ये चुनाव एक तरीके से बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है। ये कोई जनता का चुनाव नहीं था, ये इनके चुनाव इनके अधिकारी और अफसर हो रहे थे। जिला पंचायत के सदस्यों को मुकदमे की धमकी, घर गिराने की धमकी, जो है परिवार को जो है उत्पीड़न की धमकी, जैसे तमाम जो है अस्त्र का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव जीता है। लेकिन 2022 का जब चुनाव होगा तो जनता यह है, इस देश में जनता मालिक होती है, जनता इन सारी चीजों का हिसाब लेगी। ठीक है, उंगली उठा रहे हैं सुरेंद्र जी, जल्दी से आपका रिएक्शन चाहूंगी सर। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सर उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल विपनेश जी, मैं आपकी इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। हमें बहुत मेहनत करनी भी पड़ेगी और बहुत मेहनत करनी चाहिए। मैं सिर्फ 3 बातें कह रहा हूं। पहली चीज तो शासन और प्रशासन का क्या दबाव होता है। वो कहते हैं ना कि मैं दहशतगर्द हूं, मरने पे बेटा बोल सकता है, और पुलिस की मार के आगे तो मुर्दा बोल सकता है। और यही अभी भारतीय जनता पार्टी के अहंकारी लोग बैठे हैं। इन्हें अभी 4 दिन पहले, आप ही के यहाँ पे 5-7 दिन पहले बंगाल पे डिबेट हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी के सारे विद्वान प्रवक्ता एक ही बात कह रहे थे कि जान बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टीएमसी में जा रहे हैं। इनका आधिकारिक स्टैंड है, राष्ट्रीय प्रवक्ताओं का भी, प्रदेश प्रवक्ताओं का भी। आज ये इससे बिल्कुल उलट कह रहे हैं। 2015 में यही राकेश त्रिपाठी जी सहित सारे भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ बैठ करके समाजवादी पार्टी को कहते थे कि नए किरदार आते जा रहे हैं, नाटक वही पुराना चल रहा है। तो ये अधिकारियों का दुरुपयोग जिसको ये लोग हमेशा प्रतिकार करते थे, आज उन्हीं का चांस लेकर के ये लोग जीते हैं। और यहाँ पर योगी जी, आप राकेश जी को सुरेंद्र जी सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं जहां पर आप लोग जीतते हैं वहां पर अधिकारियों का जोर नहीं चलता है, वहां पर कोई गड़बड़ी नहीं होती है। लेकिन जहां बीजेपी जीत जाती है वहां ईवीएम में भी गड़बड़ी हो जाती है, वहां पर लाठी में भी दम होता है, वहां पर ब्यूरोक्रेसी का भी दबदबा होता है। तो ये बात थोड़ी सी अलग है, ये थोड़ी सी मतलब ज्यादा लग रही है मुझे, क्योंकि हर बार चुनाव में यही हुई है कि विपक्षी जब जब हारे हैं बीजेपी पे इस तरीके के ही आरोप लगाए हैं। कायदे से तो ये होता है कि हर पार्टी को अपनी जीत, जो हार है उसको स्वीकार करते हुए आगे की जो रणनीति है उस पर काम करना चाहिए। मानस, ये सवाल क्या वाजिब नहीं है? देखिए, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं कि ये जो जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, दरअसल इसमें साम दाम दंड भेद सब लगाया जाता है। अब चूंकि आजमगढ़ चर्चा में आ गया तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये सवाल के तौर पर इसको ले सकते हैं कि आजमगढ़ में 84 में से 89 सीटें 89 वोट पा करके
दुर्गा प्रसाद जो पूर्व मंत्री थे, उनके बेटे विजय यादव चुनाव जीत जाते हैं। सवाल यह है कि जब पंचायत सदस्य बीजेपी के 24 थे तो 84 में से 89 वोट सपा को कैसे मिल गए? क्या वहां पर किसी तरीके का जोड़ तोड़ नहीं किया गया? आखिर क्यों बीजेपी के लोगों ने वोट किया और बीजेपी के वोट के बिना कैसे इतनी सीटें मिल गई, कैसे इतने वोट मिल गए 84 में से 89? तो इस बात को साबित करता है कि जहां जो भारी पड़ रहा है वो अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि बीजेपी इस वक्त सत्ता में, तो निश्चित तौर पर वो उसके पास पावर ज्यादा है, उसके पास ज्यादा हनक है, तो वो अपना इस्तेमाल कर ली। लेकिन जहां पर समाजवादी पार्टी की हनक थी, जहां पर उनको लगा उनका दबदबा है, तो आप देखिए आजमगढ़ उसकी नजीर है कि कैसे 84 में से 89 वोट मिल गए, जबकि 24 बीजेपी के जीते थे। अनुराग जी, एक रिएक्शन देंगे क्या इस पर? भारतीय जनता पार्टी ने देखा, जहां पे मैंने पहले ही बोला आपको, जहां देखा 7-8 वोटों का फर्क है या 5-6 वोटों का फर्क है, वहां डीएमएसपी ने अपनी ताकत दिखा दी। अच्छा। और कई जगह तो ऐसा देखा कि कई जगह तो लखनऊ में देखा। आप मुझे बोलने दीजिए। बहुत सही। लखनऊ में अरे बोलने तो देंगे कि आप नहीं बोलेंगे? ये सही है। बोलते ही आप चिल्लाने लगते हैं। मैं बोलूं, अगर लखनऊ में आप देखेंगे तो क्या ही लखनऊ में 3 सीटें बीजेपी की आई हैं। अरे लखनऊ में 3 सीटें आई हैं बीजेपी की, कैसे जीत गई बीजेपी? अरे रहने दीजिए भदौरिया जी, मुझे पता था ये चुभेगा सवाल और फिर आप एंकर से लड़ने लगेंगे। आपका यही है काम कुंदन, यही स्थिति है अनुराग भदौरिया जी की। आपको बीजेपी को सपोर्ट करना है। ये बड़ी स्थिति अजीब नहीं है, हर राज्य में आप देख रहे हैं। 3 सीटें जीती। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ, जो अभी मानस ने बात की, इत्तेफाक रखते हैं कुंदन आप चिल्लाने लगते हैं। बोले क्या दिक्कत है आपको समाजवादी से? बताइए जरा, क्या परेशानी है? बोलते कहाँ हैं आप ठीक से? अनुराग जी, आप तो लड़ते ज्यादा हैं। आप बोले नहीं देती हैं। अरे आप लड़ते ज्यादा है, बोलते कम है। इसलिए इस तरह के आरोप करेंगे, जगाना चाहिए। धैर्य रखिए अनुराग जी, आप तो ऐसे तैयारी करके आते हैं कि एंकर पर ही चढ़ जाएंगे। आप एंकर से ही लड़ेंगे, बाकी कुछ नहीं बोलेंगे। मुझसे लड़के कुछ नहीं होगा। आप हारे हैं, आप स्वीकार कीजिए, तिलमिलाइए मत, हतोत्साहित मत होइए। एक बार रुकिए, एक बार रुक जाइए, रुक जाइए। कुंदन, जो बात मानस ने बोली, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल इत्तेफाक रखा जा सकता है, क्योंकि अगर बीजेपी के जो आजमगढ़ का अगर उदाहरण ले ले तो आजमगढ़ में बीजेपी के भी उम्मीदवार अगर सपा के साथ जाते हैं तो कुछ न कुछ तो कुछ काम करता है। वो काम लोकल प्रभाव करता है, वो स्थानीय राजनीति करती है और आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या स्थितियां बन सकती है वो काम करती है। लेकिन एक बात आप बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस सपा न करिए। जो पार्टी जहां पे सत्ता में रहती है, जो पार्टी जहां पे सत्ता पे रहती है, इसका खुल के उपयोग करती है, खुल के दुरुपयोग करती है। ये बातें केवल बिहार में नहीं, माफ कीजिए उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार में देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, लोकल बॉडीज के चुनाव में शायद यही वजह है कि कई पार्टीज और इस पे चुनाव आयोग के पास ऐसे कई प्रपोजल्स भी आए हैं कि इन पदों का चुनाव भी सीधे जनता के हाथ में दे देना चाहिए, कि कम से कम उनके द्वारा चुने गए जो हॉर्स ट्रेडिंग बाद में होती है और जो एक तरह से सदस्यों को खरीद फरोख्त होती है, वो खरीदारी किसी तरह से हो सकती है, वो बलपूर्वक हो सकती है, वो लालच दे के हो सकती है, या फिर कोई दूसरे तरह के दबाव, राजनीतिक दबाव हो सकता है, या फिर कोई और भी स्थानीय प्रशासनिक दबाव भी हो सकता है। लेकिन प्रशासनिक दबाव तब होगा जब वो उम्मीदवार किसी वजह से फंसा होगा, किसी वैसे मामलों में आरोपित होगा, तो उसको डर होगा कि अगर वो सत्तारूढ़ दल का समर्थन नहीं करता तो उस पर आरोप लग सकता है। तो कुल मिलाकर ये राजनीति में सब चीज जायज है। आप ये कह सकते हैं ये नहीं होना चाहिए, ये तर्क का विषय हो सकता है, इसमें सुधार की गुंजाइश हो सकती है। लेकिन जिस मैंडेट से पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत की बात कर लें, ब्लॉक पंचायत की बात कर लें, जिला पंचायत की बात कर लें, ये पूरा एक स्ट्रक्चर्ड जिस तरीके से दिया गया था, हाल के कुछ वर्षों में जिस तरीके से फंड फ्लो है, जिस तरीके से विकास के काम पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, बहुत सारी योजनाएं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कुंदन, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि होना तो चाहिए लेकिन हो नहीं पा रहा है ऐसा। अनुराग जी आप रखिए अपनी बात। देखिए लखनऊ के अंदर में 3 बीजेपी के जीते थे, इनफैक्ट 2, और कैसे जीत गए मैं आप पूछना चाहता हूं। हर जिले में भारतीय जनता पार्टी 3 से ज्यादा सदस्य नहीं जीते हैं और उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष कैसे जीत गए? वही तो मैं कह रहा हूं कि इन्होंने सामना डिबेट पुलिस के माध्यम से, डीएमएसपी के माध्यम से करवाया। आपने एक सवाल पूछा था जो आप बार बार भाग जा रही है मुझसे। आपने सवाल पूछा था जब 2016 में समाजवादी पार्टी कैसे जीत गई थी, तो मैं आप तो कंप्यूटर पर बैठी हैं, 2016 टाइप कर दीजिए। 90% समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य जीते थे उस समय, 90%। अरे मैं तो वही बात कह रही हूँ, मैंने भी वही बात की थी, मैंने वही बात की थी अनुराग जी, आपकी बम्पर जीत हुई थी।
नहीं 90% जिला पंचायत सदस्य, मैडम पहले आप सुन लीजिए, मैं सदस्यों की बात कर रही हूँ। 90% आपकी ही जीत हुई थी। जिला पंचायत नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष, उसके बाद जब हम जीते, जिला पंचायत अध्यक्ष जीते, तो इन्होंने आरोप लगाया था। हम कह रहे हैं कि इनके जिला पंचायत सदस्य नहीं जीते हैं, अध्यक्ष कैसे जीत गए, इसलिए हम आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। अब जवाब ले लूं क्या इस पर? इनके पास तो सदस्य नहीं थे, तो अध्यक्ष कैसे जीत गए, ये चिंता का विषय है उत्तर प्रदेश के लिए। और डीएमएसपी के माध्यम से जो तांडव करवाया है, जो लोकतंत्र की हत्या की है, जो तानाशाही कराई है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि पिछली बार आपके सदस्य 90% जीते, तो अध्यक्ष भी आपके जीते, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने धांधली की। जल्दी से राकेश जी दीजिए जवाब। देखिए, इस बार कैसे अंतर हो गया, ये को समझा जा सकता है। विपनेश जी जिस तरह से आज ये सब पर आरोप लगा रहे हैं, सबसे लड़ने को तैयार हो जा रहे हैं, इनकी मनोदशा समझा जा सकता है। इतनी भयंकर पराजय के बाद इनको सच स्वीकार नहीं कर पा रहे। मैं इनके लिए केवल इतना कहूंगा कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है। अरे यकीन करो कि आप मैनपुरी हार गए हो, यकीन करो कि आप बदायूं हार गए हो, यकीन करो कि आप फैजाबाद हार गए हो, यकीन करो कि आज कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी की सीट रायबरेली हार गई है, अमेठी हार गई है। अरे सबको स्वीकार करिए, आंखें मूंदने से अंधेरा नहीं हो जाता है, आंखें खोलिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, आखिरी कमेंट सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी स्क्रीन पर नहीं है जी। सुरेंद्र जी, आवाज आ रही है क्या आपको? चलिए ठीक है, सभाजीत जी आप कुछ आखिरी कमेंट करना चाहेंगे? जिला पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। धनबल बाहुबल के सहारे अधिकारियों के सहयोग लेकर बीजेपी ने इस चुनाव पर कब्जा किया एक तरीके से। और आम आदमी पार्टी ये पहले से भी कह रही है कि धनबल और बाहुबल को रोकने के लिए ये चुनाव जनता के द्वारा होना चाहिए। जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश जी तो कह रहे हैं कि हमारी जीत डाइजेस्ट नहीं हो रही है विपक्षियों से, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं वो। भारतीय जनता पार्टी, आप मुझे एक चीज बताइए कि जब जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, तो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कैसे जीत जाती है? पूरे कोरोना काल में दिल्ली के लोगों को भगवान भरोसे छोड़ देने वाले उत्तर प्रदेश में कहीं आपका कोई आधार नहीं है। आपके मतलब है क्या? चलिए, जो सवाल अनुराग भदौरिया ने उठाया वही सभाजीत जी आप भी उठा रहे हैं कि जिला पंचायत सदस्यों में जब समाजवादी पार्टी की जीत हुई है दूसरी पार्टी की, तो फिर जिला अध्यक्ष पद बीजेपी कैसे जीत जाती है, यही सवाल आपने उठाया है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि हमने काम किए, उसके बल पर हमें समर्थन मिला है। क्या देखते हैं कि आगे इसका इफेक्ट क्या होता है। पार्टियों के आपस में आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक फॉर अ लॉट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।